नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही है और ये आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में 2 घंटों का समय लगाती है। लेकिन इस फ्लाइट में बैठे यात्री और क्रू मेंबर इस बात से अनजान है कि इनके लिए दिल्ली की ये दूरी बहुत लंबी होने वाली है। इस प्लेन को 5 लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स यात्रियों को रिहा करने के लिए $200 मिलियन की रकम मांगते हैं भारत सरकार से। और इसके साथ एक और बड़ी डिमांड करते हैं मोस्ट वांटेड आतंकवादी और 35 आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की। अगले 7 दिनों तक पूरा देश दिल थामकर इस हंगामे को टेलीविजन पर होते हुए देखता है। एक ऐसी हाईजैकिंग जिसने तमाम राजनीतिक सवाल खड़े कर डाले थे और तालिबान का चेहरा दुनिया के सामने आया था, जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी हाईजैकिंग थी। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज सागर और हमारे ऑन टीवी फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी प्लेन हाईजैकिंग की। ये बात है 24 दिसंबर साल 1999 कंधार विमान अपहरण की। 24 दिसंबर की शाम दिन शुक्रवार घड़ी में 4:30 बजने वाले थे। काठमांडू से त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार है। नेपाल के इस एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भारत के किसी कस्बे के बस अड्डे जितनी भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिन पहले इस एयरपोर्ट पर एक पागल आदमी हाई एवरेज के विमान के कॉकपिट तक पहुंच गया था। IC814 में कुछ विदेशी यात्रियों सहित कुल 187 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार थे। फ्लाइट कमांडर कैप्टन देवीशरण ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। कॉकपिट में उनके साथ थे फ्लाइट इंजीनियर अनिल जाग्या और को पायलट राजेंद्र कुमार। शाम करीब 5 बजे जैसे ही IC814 इंडिया एयरबेस में दाखिल हुआ, 5 नकाबपोश हथियारबंद लोग प्लेन पर अपना कंट्रोल ले चुके हैं। इनमें से एक चीफ उर्फ इब्राहिम अख्तर पिस्टल लेकर कॉकपिट में घुसा और कैप्टन देवीशरण को गन पॉइंट पर ले लिया और बाकी के 4 आतंकवादियों ने यात्रियों को धमकाना और मारना शुरू कर दिया। देवीशरण ने चीफ हाईजैकर से पूछा, आप लोग क्या चाहते हो? जवाब में हुक्म मिला, जहाज को लखनऊ के रास्ते लाहौर ले चलो। कैप्टन देवीशरण ने बताया कि प्लेन में लाहौर तक का तेल नहीं है। जानबूझकर विमान की रफ्तार भी कम की गई, लेकिन बदले में जहाज को उड़ा देने की धमकी मिली। देवीशरण के पास प्लेन का रुख लाहौर की तरफ मोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन लाहौर की तरफ से साफ कह दिया था कि आप पाकिस्तान एयरबेस में नहीं घुस सकते। यात्री डरे हुए थे, आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ अंदाजा नहीं है। बस बार बार प्लेन को उड़ा देने की धमकी दी जा रही है। अब तक देश को औपचारिक तौर पर कुछ नहीं पता था। शाम 6:04 पर देवीशरण का मैसेज सरकार तक पहुंचा, प्लेन हाईजैक हो चुका है और हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल बचा है। अटल की सरकार में तब के सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव ने मीडिया से कहा, वो सब आसमान में है और पायलट के सिवा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आतंकियों के पास AK-47 है या पिस्टल, कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। शाम 6:30 पर इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने विमान को लाहौर में उतारने की अनुमति मांगी, लेकिन इस बार भी साफ मना कर दिया गया। लेकिन अब देवीशरण हाईजैकर्स को विमान अमृतसर में लैंड कराने के लिए राजी कर चुके थे। प्लेन काफी देर तक अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता रहा और आखिरकार 7:01 पर प्लेन लैंड हुआ। इधर सरकार चाहती थी कि प्लेन ज्यादा से ज्यादा अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़ा रहे ताकि कुछ प्लान करने का वक्त मिल जाए। प्लेन के टायर पंक्चर किए जाने की सोची। अमृतसर पुलिस तैनात की गई। आतंकवादी पायलट्स को बार बार टेक ऑफ के लिए कह रहे और पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ईंधन की गुहार लगा रहे थे, लेकिन दिल्ली से निर्देश थे कि प्लेन को किसी भी तरह अमृतसर में खड़ा रखा जाए। इसके बाद में यह तय किया गया कि ईंधन का एक टैंकर इस तरह खड़ा कर दिया जाएगा कि प्लेन को टेक ऑफ का रास्ता नहीं मिलेगा। ये टैंकर रवाना हुआ, लेकिन ड्राइवर बहुत तेजी से टैंकर को ले जा रहा था। ATC ने ड्राइवर से टैंकर धीमा करने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और टैंकर वहीं खड़ा हो गया। कॉकपिट से आतंकवादियों को यह दिखा कि एक तेज रफ्तार ट्रक एयरक्राफ्ट की तरफ आते आते अचानक रुक गया। इसके बाद उन्होंने अनिल जाग्या के सिर पर पिस्टल रखकर उल्टी गिनती शुरू कर दी और कैप्टन देवीशरण से टेक ऑफ करने को कहा। आखिरकार प्लेन में बिना फ्यूल किए जहाज एक बार फिर उड़ान भर चुका था। शाम के 7:50 पर टेक ऑफ के वक्त जहाज की टैंकर से टक्कर होते होते बची। कुछ ही देर बाद जहाज लाहौर के आसमान में था। लाहौर एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने एयरपोर्ट की लाइट ऑफ कर दी ताकि प्लेन लैंडिंग ना कर सके, लेकिन कैप्टन देवीशरण के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय जहाज उतारने के। तेल अब वाकई में कुछ मिनट का था।
आखिरकार लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मिल गई, लेकिन सिर्फ फ्यूल लेने के लिए। रात 10:30 बजे IC-814 को दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। जहाज में 25 साल के रूपन कत्याल अपनी पत्नी रचना सहगल के साथ हनीमून से वापस दिल्ली लौट रहे थे। प्लेन हाईजैक होने के कुछ ही घंटों बाद उन्हें चाकू के वार से उन्हें मार दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बाथरूम जाने की परमिशन मांगी थी। लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद विमान काबुल होते हुए मस्कट और फिर ओमान तक गया, लेकिन कहीं लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। आखिरकार 24 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे विमान दुबई में लैंड हुआ। यहाँ ईंधन भरे जाने के एवज में 26 यात्रियों को रिहा करने पर समझौता हुआ। रिहा हुए यात्री बीमार, वृद्ध लोग, एक औरतें और बच्चे थे। यात्रियों को लाने मंत्री शरद यादव खुद उसी दिन दुबई पहुँचे। साथ में रूपन कत्याल का पार्थिव शरीर भी दुबई में उतारा गया। इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान के काबुल की तरफ उड़ान भरी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तरफ से विमान को कंधार ले जाने को कहा गया। 26 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे विमान कंधार हवाई अड्डे पर लैंड हो चुका था। इसके बाद IC-814 विमान पूरे 6 दिनों तक यात्रियों की जेल बना रहा। इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा करने वाले आतंकवादियों ने अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर एक तालिबान ऑफिसर को अपनी हिरासत में रखा था। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। मुल्ला अमर और उनके विदेश मंत्री वकील अहमद मुत्तवकील बातचीत कर रहे थे। शुरुआत में बंधक यात्रियों की रिहाई के बदले देश की अलग अलग जेलों में बंद 36 आतंकवादियों के छोड़ने को कहा गया। उनमें से एक आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश सौंपने और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम बतौर फिरौती देने की मांग की गई। मांग रखने वाला मौलाना मसूद का छोटा भाई था। उधर दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के कोई वरिष्ठ मंत्री रिश्तेदारों से मिलने को तैयार नहीं था। तब तत्कालीन विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह आगे आए, कंचन गुप्ता को साथ लेकर। जसवंत सिंह पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। लोग चिल्ला रहे थे कि हमें हमारे रिश्तेदार चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बदले क्या देना पड़ेगा। यदि कश्मीर देना है तो दे दो, कुछ भी दे दो, हमारे लोगों को घर वापस लाओ। इस समय विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था। अपहरण संकट को निपटाने के लिए कई सख्त और तेज तर्रार अफसरों के साथ क्रैक कमांडो का दस्ता चौथे दिन 27 दिसंबर को कंधार एयरपोर्ट पर उतारा गया। पता चला कि तालिबान लड़ाके पोजीशन लेकर खड़े हैं। बातचीत के लिए वहाँ विवेक काटजू, अजीत डोभाल और CD साहिब मौजूद थे। काटजू इस ग्रुप की अगुवाई कर रहे थे, जो डोभाल से 7-8 साल जूनियर थे, और सीनियर जूनियर का फर्क कई और अफसरों में भी था। हमले की पोजीशन पर तालिबानी थे। समझौते की बातचीत शुरू हो गई। तालिबान की तरफ से कहा गया कि मौलाना चाहिए। अफसरों को अंदाजा नहीं था कि मौलाना कौन है, किसकी बात हो रही है। फिर बताया गया कि मौलाना मसूद अजहर, हरकत उल मुजाहिदीन का मुखिया मौलाना मसूद अजहर, जो 1994 से जम्मू कश्मीर की जेल में बंद था। उसे 1994 में तब गिरफ्तार किया गया था जब वह अपने संगठन हरकत उल अंसार के कुछ अंदरूनी झगड़े को निपटाने के लिए वहाँ पहुँचा था। मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए एक और आतंकवादी संगठन अल फरकान 1995 में खड़ा हो गया था। हरकत उल अंसार ने फिर अगले साल 4 पर्यटकों का अपहरण कर लिया और उन्हें सहारनपुर के एक गाँव में छुपा कर रखा था। इस अपहरण के पीछे दिमाग था उमर सैयद शेख का, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का छात्र था। और तीसरा आतंकवादी जिसको छोड़ने की मांग की गई थी वो था मुश्ताक जरगर। जरगर पर 40 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था। इसमें मारे गए ज्यादातर लोग कश्मीरी पंडित थे। 5वें दिन यात्रियों के लिए मुश्किल भरा दिन था। टॉयलेट्स ओवरफ्लो कर रहे थे। चेहरे सिर्फ कहने भर के लिए जिंदा थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री वाजपेयी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी होने लगी थी। उनका दिमाग रास्ता निकालने के लिए उलझन में लगा था। दिल्ली में उस दिन 28 दिसंबर को शास्त्री भवन में पत्र सूचना कार्यालय में जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहुत से रिश्तेदार अचानक घुस आए। ये सही 35 आतंकवादियों के नाम जानना चाह रहे थे। कोई चीखा, जब मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रुबैया के लिए आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था तो हमारे रिश्तेदारों के लिए क्यों नहीं? जो देना है दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंधार हाईजैक के पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद को गृह मंत्री बने हुए 1 हफ्ता ही हुआ था जब उनकी बेटी रुबैया सैयद को अगवा कर लिया गया था। रुबैया को छुड़ाने के लिए 5 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। एक शाम एक सरप्राइज विजिटर प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचा। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी आहूजा ने कारगिल युद्ध में अंतिम बलिदान दिया था। उन्होंने बंधक यात्रियों के रिश्तेदारों से कहा कि भारत को अपहरणकर्ताओं के आगे झुकना नहीं चाहिए। भीड़ में कोई चीखा, वह कौन होती है भाषण देने वाली? वह खुद विधवा है और अब वो दूसरों को विधवा बनाना चाहती है। वह कौन होती है भाषण देने वाली? कहाँ से आई है? जब माहौल ज्यादा खराब होने लगा तो उन्हें अंदर ले जाया गया। इसी तरह वीर गति को प्राप्त लेफ्टिनेंट विजयन थापर के पिता कर्नल वीरेंद्र थापर की अपील भी बेअसर दिख रही थी। सरकार में बैठकें लगातार हो रही थी। कंधार से IB के मुखिया अजीत डोभाल का फोन था। सर कुछ जल्दी कीजिए, इनका सब्र का बांध टूट रहा है। 28 दिसंबर को डील लगभग तय हो गई। 3 आतंकवादियों में मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद
जरगर और अहमद उमर शेख को छुड़ाने पर बात तय हो गई। सीसीएस की बैठकों में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते थे। अब 36 के बजाय 3 आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला हुआ। जसवंत सिंह तीनों आतंकवादियों को मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को खुद लेकर कंधार पहुंचे, ताकि कोई स्थिति ऐसी बने जिसमें फैसला बदलना हो तो दिल्ली की तरफ रुख करना ना पड़े। तारीख थी 31 दिसंबर। पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लोग उन तीनों आतंकवादियों के रिश्तेदारों और दोस्तों को लेकर कंधार पहुंचे। उन्होंने तीनों आतंकवादियों को पहचाना और विमान में मौजूद अपहरणकर्ताओं को बताया कि सब ठीक है, हिंदुस्तानियों ने कोई चाल नहीं चली है। अपहरणकर्ताओं ने हाथ और खुशी के इशारों से यात्रियों को बताया कि वो कामयाब हुए। इस सूचना के बाद यात्रियों के चेहरे वापस जिंदा होने लगे। कुछ देर बाद एक एक करके विमान से यात्रियों को उतारना शुरू कर दिया गया। किसी को भयंकर चोटें थी, कोई खून पर लथपथ था तो कोई लगातार कई दिनों से भूखा था, लेकिन गनीमत थी कि लोग अब पूरी तरह जिंदा थे। पीछे तो नहीं पता था क्या हो रहा है, पर 4 लोगों को मार सकते थे, उनके हाथ में सब कुछ था। बट वी कुड, आई एम रियली सैड अबाउट द वन पर्सन, मिस्टर कटियाल, जिसके लिए मुझे बहुत ही दुख है कि हम उसको बचा नहीं सके। पर उनकी डेथ के बाद तो हमने सोच लिया था कि अब किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं आगे ऐसी और वीडियो में।